Hello everyone, welcome to my YouTube channel New Things. आज हम यहाँ पर साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिए। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डीएनए। सबसे पहले हमें डीएनए की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब इसके कुछ पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं, आप इनको अच्छे से रीड कर सकते हैं। इस पर आपको शॉर्ट नोट भी मिल सकती है लिखने के लिए आपके एग्ज़ाम में। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है DNA stands for deoxyribonucleic acid. DNA has a ladder-like structure arranged in spiral, thus called double helix structure. ठीक है, तो DNA जो होता है वो लैडर लाइक, लैडर का मतलब आपको पता है सीढ़ी के जैसी जो उसकी स्ट्रक्चर होती है वो होती है। अगर आपने DNA का डायग्राम देखा है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये एक बिल्कुल लैडर लाइक स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर जैसे सीढ़ी होती है बिल्कुल वैसे ही इसमें आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। अभी हम इन पॉइंट्स में देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियरली समझ आए। इसमें हम ज़्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ अभी हम इसमें मेन पॉइंट्स इसके पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए डीएनए के। डीएनए इज़ अ डबल, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि वो डबल हेलिकल जो होती है उसकी स्ट्रक्चर होती है, कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बनी होती है। द डीएनए प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल इज टर्म्ड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया कि डीएनए जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, वो सेल्स में होता है। सेल्स में भी किस में, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल। जो सेल होती है उसका पावर हाउस होता है। सेल में जो भी काम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कंडक्ट करता है सब कुछ, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 16,000 बेस पेयर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है। अब इसमें टाइप्स ऑफ डीएनए लिखा है, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, ओके। अब यहाँ पर अगर हम हिस्ट्री पढ़ें डीएनए की, देखिए मैं जो भी टॉपिक आपको बता रही हूँ ना उसमें से आपके एमसीक्यूज़ भी बनते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बताया इसमें, ठीक है, कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। हम इसमें नॉर्मली आपको बताया जिस तरह कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जा सकता है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। अभी डीएनए हिस्ट्री ऑफ डीएनए। डीएनए वॉज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड आइडेंटिफाइड। डीएनए जो था सबसे पहले जो रिकॉग्नाइज किया गया था वो एक साइंटिस्ट थे, एक आप कह सकते हैं बायोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम क्या था, देखिए ब्लैक पेन से मैंने इसमें मार्क किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, जॉन्स फ्रिडिश मिशर, ठीक है। इन्होंने 1869 में क्या किया था, रिसर्च की थी वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। वाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं, WBCs को हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, ठीक है। हमारे ब्लड में ही प्रेजेंट होती हैं वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स को हम क्या कहते हैं, RBCs कहते हैं। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको अलग दूसरी वीडियो में क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज़ किया था। द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी हमने इसके बारे में पढ़ा ही है कि ये डबल होती है, ठीक है, मतलब लेडर लाइक होती है। और डीएनए मॉलिक्यूल वाज डिस्कवर्ड थ्रू द एक्सपेरिमेंटल डाटा बाय जेम्स वॉटसन एंड जेम्स वॉटसन कौन थे, जेम्स वॉटसन भी एक क्या थे, ये भी एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने फिर बाद में इसके बारे में रिसर्च की। और इनका साथ किन्होंने दिया, इनका साथ दिया क्रिक नाम के एक साइंटिस्ट थे, इनका पूरा नाम था फ्रांसिस क्रिक, ठीक है। इन्होंने इनके साथ मिलकर इसके बारे में रिसर्च की। तो फाइनली इट वाज प्रूव दैट डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये जो डीएनए होता है रिस्पॉन्सिबल होता है इनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में या स्टोर करने में, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में या कहीं पर भी कि हु डिस्कवर्ड डीएनए, तो आप इसमें वॉटसन एंड क्रिक लिखेंगे, ठीक है। इनका जो फुल नेम है मैंने ऊपर आपको लिख दिया, आप देख सकते हैं ब्लैक पेन से। उसके अलावा
शॉर्टकट में इनका नाम इस तरीके से आपको मिल सकता है, क्योंकि स्पेशली जो आपका यूपी बोर्ड का पैटर्न है उसमें आपके 20 MCQs आने वाले हैं, तो उसमें से हो सकता है यहाँ से आपको MCQs मिल जाए। आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपका ये दूसरा टॉपिक है जीन। जीन इज़ अ सेगमेंट ऑफ अ DNA मॉलिक्यूल, ठीक है। इट कैरीज द इंफॉर्मेशन दैट डिटरमाइन योर traits. This information codes for proteins that display these traits. A gene is the basic unit of heredity in a living organism. जीन क्या होता है? जीन के बारे में हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए। जीन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि जो जीन होता है वो बेसिक यूनिट होता है किसका? हेरिडिटी का, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन एक चैप्टर है आपका 10th क्लास का, जिसमें आपको हेरिडिटी के बारे में क्लियरली बताऊंगी, मैं वीडियो डालूंगी उसके बारे में भी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आप इतना समझ लीजिए कि पेरेंट्स टू पेरेंट्स जो भी डिज़ीज़ या जो भी आप कह सकते हैं कि आपकी आदतें होती हैं या जो भी चीज़ होती है, जो पेरेंट्स टू पेरेंट, जनरेशन टू जनरेशन जो आपकी पहुंचती है, ठीक है, तो वो किसके थ्रू होती है? जीन्स के थ्रू होती है। तो उसको क्या बोलते हैं? वो हेरिडिटी होती है। कहते हैं कि हेरिडिट होती है, इसका जो बिहेवियर होता है वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो वो एक पूरा टॉपिक है आपका, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। अभी आप जीन, मैंने आपको जो पॉइंट्स बताएं वो आप क्लियरली समझ लीजिए। इसके बाद इसका एक हेडिंग है कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है। जीन्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो योगदान होता है, वो कैसे होता है रिप्रोडक्शन में? कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान, ठीक है। इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स बोथ द पेरेंट्स कंट्रीब्यूट जेनेटिक मटीरियल टू द चाइल्ड इक्वली। मतलब ये है कि जब रिप्रोडक्शन होता है, तो रिप्रोडक्शन में जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, कह सकते हैं कि जो भी बच्चा होता है उसके अंदर जो भी आप कह सकते हैं कि उनके जो लक्षण होते हैं, जो भी उनके गुण होते हैं, वो सब क्या पेरेंट्स के, यानी कि उनके मदर और फादर दोनों के मिक्स होते हैं, ठीक है। दोनों के ही उनमें आदतें, उनकी सब चीज़ें दोनों की ही होती हैं। तो दिस मीन्स दैट द traits in the child can resemble either parents equally. So we can say that for each trait in the child there are two various, one from each parent, यानी कि दोनों में से ही थोड़ा थोड़ा, one from each parent. Example, for example, अब हम इसमें देख सकते हैं, if the mother has blue eyes, अगर कोई मान लीजिए कोई बच्चा है, उसकी जो माँ है उनकी आइज़ जो है वो ब्लू है, एंड द फादर हैज़ ब्राउन आइज़, और जो फादर है उनकी आइज़ किस कलर की? ब्राउन कलर की हैं। द चांस इज़ दैट द चाइल्ड कैन हैव आइदर ब्लू और ब्राउन आइज़, ठीक है। तो कोई सी भी कलर की उसकी आइज़ हो सकती हैं, ब्लू भी हो सकती हैं और ब्राउन भी हो सकती हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको पेंसिल से ड्रॉ करके दिखाया, आप देख सकते हैं। इधर मैंने दिखाया मदर की आइज़ मान लीजिए ब्लू हैं और फादर की आइज़ में ब्राउन, तो 50% चांस है किसी भी कलर की भाई उसकी आइज़ जो है बच्चे की हो सकती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं या बता सकते हैं कि जो भी आपको नहीं समझ आया तो मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।